हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के टूल्स पे बेस्ड है। यूजुअली ग्रेजुएशन में ये टॉपिक कराया जाता है जिसमें आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया जाता है। ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड आपका इक्विवेलेंट फॉर्म के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, या फिर कभी कभी उसको नाम दिया जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। दो मेथड हैं बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में। बस गॉस एलिमिनेशन से गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में बस दो तीन एक्स्ट्रा स्टेप कह दो एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, स्टेप तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो क्या क्या टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करने एक बार क्विकली देख लेते हैं, है ना। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको कवर करा दिया था, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आज के लेक्चर हम ये कवर कर रहे हैं इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, गॉस एलिमिनेशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो देखो, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वो थ्योरेटिकल भी हो सकता है नेचर में और प्रैक्टिकल भी हो सकता है नेचर में। दोनों नेचर का हो सकता है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मतलब इन द सेंस कि आपको बस पूछा जाएगा सोल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। और प्रैक्टिकल इन द नेचर की आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देके हो सकता है सोल्यूशन भी पूछ ले, है ना। दोनों ही प्रकार का संभावना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आपको दोनों ही अप्रोच बताएंगे, बट ऑब्वियसली जो आपका एडवांस कोर्स है लीनियर अलजेब्रा का, है ना, एडवांस कोर्स जो भी आपका लीनियर अलजेब्रा का है उसमें हम इसको ही समझने के और भी तरीके देखते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच जो है उसको और भी विस्तार में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये लेक्चर एकदम बेसिक है ना, जो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप जेम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टिल यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी नहीं संभव हो पाता टीचर के लिए कि इन चीज़ों को इतने मतलब बेसिक पे जा कर के समझा सके, क्योंकि उनको तो भाई अब कंटेंट वो कवर करना होता है विच इज़ इन द सेम एग्जामिनेशन, ठीक है। बट ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी आ रहे, इसी वजह से बना रहे हैं कि अगर भाई किसी को नहीं आ रहा है तो वो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं और ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप ज्वाइन होकर के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कनेक्टेड रह सकते हैं। आप जो है ये स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं टेलीग्राम पे भी। और अब स्टार्ट करते हैं आज की कथा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्विवेलेंट रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन से परिचय कराया था। इक्विवेलेंट फॉर्म किसी मैट्रिक्स का क्या होता है कि एक मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट फॉर्म में है अगर उसके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है ना। उसके पास कुछ गुण हों, उन गुणों को देख करके बोलेंगे कि हाँ ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है। वो क्या गुण है, तो वो गुण मैं आपको लिखा देता हूँ। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इक्विवेलेंट फॉर्म इफ it possesses following property। ठीक है, इफ इट पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या हैं वो गुण जो इसके पास होने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है, ऑल द नॉन जीरो रोज, ऑल द नॉन जीरो रोज आर above any row of all zeros। क्या मतलब है इसका, ऑल द नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोज। मतलब सिंपल सी बात यह है, सिंपल भाषा में बोलें तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज का मतलब इसमें कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो।
ऐसी रोज हमेशा उन सारी रोज से हमेशा ऊपर रहेंगी जिनकी सारी एंट्री जीरो हों। रोज ऑफ ऑल जीरोज का मतलब वो पूरी रो ही जीरो है। तो सिंपल फंडा बोला जाए कि जो नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रोज से हमेशा ऊपर रहेंगी। मतलब ऐसे आप बोला जाए कि ऐसी रो जिनकी सारी एंट्री जीरो हो सबसे नीचे होनी चाहिए। ठीक है ना, पहली तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, एक चीज इसमें मैं यूज करूंगा, लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो। एक चीज यूज करेंगे हम, लीडिंग एंट्री। जैसे मैं बोलूंगा उसका क्या मतलब होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ लीडिंग एंट्री से मेरा क्या तात्पर्य है। लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री, द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री is called leftmost non-zero entry in a row is called leading entry of that row। ठीक है ना, जो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री है उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग एंट्री। ठीक है, किसी भी रो में जो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री है, सबसे लेफ्ट साइड में नॉन जीरो एंट्री जो है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, लीडिंग एंट्री of any row is in the column left to the leading entry of row below it। लीडिंग एंट्री ऑफ एनी रो इज इन द कॉलम लेफ्ट टू द लीडिंग एंट्री ऑफ रो बिलो इट। मतलब ये हुआ कि जैसे इधर समझना, समझने के लिए जस्ट, जैसे ये रो है, मान लो यहाँ आपने लीडिंग एंट्री बना दी 2। अब जो इस रो में लीडिंग एंट्री आएगी, मतलब इसकी ये हो गई रो, इसके नीचे वाली रो में जो लीडिंग एंट्री होगी, है ना, वो हमेशा ये वाली जो लीडिंग एंट्री है उसके लेफ्ट वाले कॉलम में रहेगी। यही बस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि लीडिंग एंट्री ऑफ एनी रो इज इन द कॉलम लेफ्ट टू द लीडिंग एंट्री ऑफ रो बिलो इट। तो किसी भी रो में जो लीडिंग एंट्री होगी उसके नीचे वाली रो की जो लीडिंग एंट्री होगी उसके लेफ्ट वाले कॉलम में होगी। जैसे अब अगले वाले अगर रो में लीडिंग एंट्री देखोगे वो तो यहाँ कहीं होनी चाहिए, अगर है तो। ऐसा नहीं कि हर रो में लीडिंग एंट्री होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर है तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले ये लीडिंग एंट्री, फिर ये लीडिंग एंट्री, फिर ये लीडिंग एंट्री, फिर ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। ठीक है ना, इन अ वे डायगनली। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा डायगनली मिल ही जाए आपको, वो तो हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लीडिंग एंट्री की नीचे की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। ऑल द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री आर जीरो। ये तीन गुण जिस भी मैट्रिक्स के पास होंगे हम बोल देंगे वो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। क्या क्या गुण है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑल द नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोज। मतलब इसको ऐसे समझो, ऐसी रो जिसमें सारी एंट्री जीरो हो सबसे नीचे जाएंगी, खत्म बात। ठीक है ना। दूसरा, लीडिंग एंट्री ऑफ एनी रो इज इन द कॉलम लेफ्ट टू द लीडिंग एंट्री ऑफ रो बिलो इट। और तीसरा है ऑल द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री आर जीरो। ठीक है, ये तीन गुण जिस मैट्रिक्स के पास है हम बोलते हैं वो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, सपोज करो 1 0 0 0, या जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 3 0 0 2 5 4 0 3 2 5 0।
है ना, ये बना दिया मैंने मान लो। अब इसमें देखो क्या वो सारी प्रॉपर्टी हैं। तो लेफ्ट मोस्ट जो एंट्री है रो की नॉन जीरो, वो लीडिंग एंट्री, ये लीडिंग एंट्री होगी। लीडिंग एंट्री के नीचे की सारी एंट्री जीरो है। नेक्स्ट इसके नीचे वाली रो में जो लीडिंग एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, इसके नीचे की सारी एंट्री जीरो है। नेक्स्ट ये बनेगी, उसके नीचे की सारी एंट्री जीरो है। नेक्स्ट ये बनती बट ये जीरो हो गई, मतलब इस वाली रो में कोई लीडिंग एंट्री नहीं आने वाली। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रो दिस इज इन दिस मैट्रिक्स ए इज इन इक्लन फॉर्म। ठीक है, ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, इक्लन फॉर्म में। कोई भी अगर चीज़ ट्रू नहीं होती तो हम बोल देते हो इक्लन फॉर्म में नहीं है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ओनली। ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एनी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड और कैन बी रिड्यूस्ड इनटू इक्लन फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक फंडा आता है इसमें, रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या फंडा आता है, रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म क्या होता है कि जो इक्लन फॉर्म है, पहले मैं ये लिखा देता हूँ आपको, ये रिजल्ट है। रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म की डेफिनेशन से पहले दिस रिजल्ट यू मस्ट नो। रिजल्ट every matrix can be reduced to echelon form by applying elementary row operations। और याद रखना कि इक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक, मतलब एक मैट्रिक्स की इक्लन फॉर्म्स अलग अलग भी आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच। इक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो हर मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के आप इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। बट जब आप रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली कोई दूसरे ऑपरेशंस लगा के रिड्यूस कर रहा होगा, कोई दूसरे ऑपरेशन लगा के रिड्यूस कर रहा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा पूरी मैट्रिक्स जो आएगी फाइनली इक्लन फॉर्म में वो सेम आने वाली है सबकी। सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बट जो भी मैट्रिक्स आएगी उसके पास ये तीन प्रॉपर्टी डेफिनेटली होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, जो पहले स्लाइड में मैंने आपको बता दी। ठीक है, कैसे करते हैं, सिंपल फंडा ये है, पहले रो की एंट्री को, लीडिंग एंट्री को नॉन जीरो लो, नीचे की एंट्री जीरो करो, फिर नेक्स्ट रो में जाओ, लेफ्ट मोस्ट एंट्री को नॉन जीरो, नीचे की एंट्री जीरो करो, ऐसे करते जाओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म में क्या होता है कि इन एडिशन टू दीज थ्री प्रॉपर्टीज, है ना, लेट मी मार्क दिस एज ए स्टार। A matrix A is said to be in reduced echelon form if in addition to three properties in स्टार, मतलब इक्लन फॉर्म में जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी बात कर रहे हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अलावा इट हैज़ फॉलोइंग टू मोर प्रॉपर्टीज़। क्या क्या, पहला ईच लीडिंग एंट्री इज वन, हर लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, वन। और दूसरी कि,
each leading one is the only non-zero entry in its column. ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, आपने पहले जब इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा है, अगर करना मैट्रिक्स को करा है आपने, तो आपने ऑलरेडी लीडिंग एंट्रीज बना ली हैं। लीडिंग एंट्री के नीचे की एंट्री को आपने जीरो कर दिया है। ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म तक हो गया। अब इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दो प्रॉपर्टी और आपको क्रिएट करनी है। पहली बात, हर लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो अगर किसी लीडिंग एंट्री में 3 आ रहा है तो उस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दो, वो बन गया 1। उसके बाद क्या करना है कि लीडिंग एंट्री इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। देखो, लीडिंग एंट्री के नीचे तो एंट्री आपने ऑलरेडी जीरो कर रखी है, अगर ऊपर भी एंट्रीज हैं तो अब उनको भी जीरो करना है। तो लीडिंग एंट्री के ऊपर वाली एंट्रीज भी जीरो होनी चाहिए, नीचे वाली एंट्रीज भी जीरो होनी चाहिए। ठीक है ना? और लीडिंग एंट्रीज 1 होनी चाहिए। ऐसी फॉर्म में है अगर मैट्रिक्स, तो हम बोल देंगे कि वो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ऐसे ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखी है, देन दिस मैट्रिक्स इज, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 5 2 1 ना। ठीक है ना? वहाँ नहीं हो सकता नॉन जीरो, क्योंकि वो नॉन जीरो हो गया तो उसको भी लीडिंग एंट्री बनाना पड़ेगा, फिर सबको ऊपर जीरो करना पड़ेगा। तो आप ये देखो, इसमें लीडिंग एंट्रीज कहाँ कहाँ हैं। यहाँ है और वो 1 है, और उस कॉलम में और कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है। एक लीडिंग एंट्री यहाँ है, वो 1 है, बाकी सब जीरो हैं। एक लीडिंग एंट्री वहाँ है, बाकी सारे उस कॉलम में जीरो हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इज इन रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। इसमें है ये रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में। ठीक है, इसमें है ये रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इक्विवेलेंट फॉर्म, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, मतलब आई एम जस्ट गिव यू कि भैया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या तात्पर्य है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। कि सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लेट मी से दिस a11x1 प्लस a12x2 प्लस ऑन a1n xn इक्वल्स b1, पहली इक्वेशन। ऐसे ही a21x1 प्लस a22x2 एंड सो ऑन a2n xn इक्वल टू b2 एंड सो ऑन, है ना? लास्ट में a सपोज करो am1x1 प्लस am2x2 प्लस ऑन प्लस amn xn इक्वल टू bm। ठीक है, इसमें हम ये कुछ हिस्से डिफाइन करते हैं। पहला चीज़ भी डिफाइन ए, एक मैट्रिक्स a11 a12 a1n a21 a22 a2n एंड सो ऑन am1 am2 amn, ये हम डिफाइन करते हैं। मतलब जो ये कोफिशियंस है ना, इनको ऐसे कॉलम में लिख दो, ये m क्रॉस n मैट्रिक्स आएगी। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स है ना? दिस वी कॉल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। लेट मी
से दिस इज इक्वेशन स्टार या कुछ और हैश कर दो, नाम में क्या रखा है, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स associated with हैश, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद हैश मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उससे एसोसिएटेड इस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है दूसरा आता है, एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं ए बी, ऐसे लिखते हैं ए बी। तो बेसिकली हम एक बी पहले डिफाइन करते हैं। बी क्या होता है अपना, ये कॉलम होता है B1 B2 BM, ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम डिफाइन करते हैं वो हम एक डिफाइन करते हैं एक मैट्रिक्स ए बी, ये काम की मैट्रिक्स है। ए बी मैट्रिक्स क्या बनाते हैं कि ए मैट्रिक्स पूरी लिख दो, उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉलम बी वाला लगा दो, मतलब इसमें आपका A11 A21 डॉट 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 A1, फिर ऐसे ही A12 A22 डॉट 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 AM2 एंड सो ऑन A1n A2n डॉट 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 AMn, और एक्स्ट्रा कॉलम B1 B2 डॉट 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 BM। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर हैश, ठीक है। तो पूरी कहानी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ही है। हमको करना क्या होता है, दो ही मेथड है, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि जो आपको ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे मिल रही है, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं इक्लन फॉर्म में। गॉस एलिमिनेशन में किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्लन फॉर्म में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इक्लन फॉर्म में। इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन का अभी आपको मतलब समझाऊंगा मैं क्या है। और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस इक्लन फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस इक्लन फॉर्म में। मतलब उसमें एक्स्ट्रा वो स्टेप करने पड़ते हैं, लीडिंग एंट्रीज 1 बनानी पड़ती हैं, और लीडिंग एंट्री हैज़ टू बी द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन द कॉलम। वो दो चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो उससे क्या मेथड आता है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कन्वर्ट या रिड्यूस लिखो, वर्ड ज़्यादा अच्छा है, रिड्यूस द augmented matrix associated with the given system of linear equations into इक्लन फॉर्म, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ट करना तो इक्लन फॉर्म में, देन द सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ज़्यादा से भी हो सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाई बैक सब्स्टिट्यूशन। वो बताऊंगा क्या होता है। प्रोवाइडेड इट हैज़ सोल्यूशन, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी सकता है सोल्यूशन होता वो है ही नहीं, इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। प्रोवाइडेड इट हैज़ सोल्यूशन, या प्रोवाइडेड सिस्टम हैज़ सोल्यूशन, सोल्यूशन। मैं पहले आपको केवल सोल्यूशन निकालने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ, ये तरीका तभी काम करेगा जब आपको पहले गारंटी मिले कि सोल्यूशन है। कहाँ से गारंटी मिलती है सोल्यूशन है कि नहीं, उसकी भी बात करेंगे अभी केवल मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। फिर वी विल यूज़ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड सोल्यूशन। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कैसे पता करते हैं सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल फंडा है, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे ये रहा, गॉस एलिमिनेशन यूज़ करना है, डबल एस आएगा। समझ जाना यार, तुम समझ गए ना। गॉस एलिमिनेशन, यूज गॉस एलिमिनेशन टू सॉल्व द सिस्टम लीनियर इक्वेशन दीज। तो ये है अपने पास ना। इस सिस्टम का अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, कैसे लिखते हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? कोफिशिएंट लिखते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपका 2x2 है, मतलब x1 का 0 है कोफिशिएंट, तो x1 इसको लिख लो 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर -8। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0। और तीसरा हो गया -x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 3। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या, सॉरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा इसका? पहले ये सारे लिख लो, 0 2 1 -8, ये लाइन खींच के इक्वल टू वाला माइनस, इक्वल टू वाले के लिए लाइन खींच देते हैं ना बीच में, बी वाला कॉलम लिखने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 1 -2 -3, लास्ट में 0। फिर उसके बाद -1 और 1 और 2 और लास्ट में 3। ये मैट्रिक्स अपने पास आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखो यहाँ पे 0 है, इसको नॉन जीरो बना लेंगे। कैसे बनाओगे नॉन जीरो? याद रखना केवल रो ऑपरेशन लगाना है। सो यू विल यूज R1 इंटरचेंज विद R2, विल मेक इट व्हाट, 1 -2 -3 0 और 0 2 1 -8 और -1 1 2 3। नाउ लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री हो गई लीडिंग एंट्री, मतलब दिस इज द लीडिंग एंट्री। इसके नीचे की सारी एंट्री जीरो करनी होती हैं। ये ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें इसको जोड़ दोगे। यू विल अप्लाई R3 गोज टू R3 प्लस R1, है ना। तो पहले रो में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरे रो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, थर्ड रो में क्या होगा, इसमें ये जोड़ दोगे तो ये 0 हो गया, 1 -2 हो गया -1, 2 -3 हो गया -1 और 3 हो गया। अब ये आपकी लेफ्ट मोस्ट एंट्री लीडिंग एंट्री बन गई। नेक्स्ट रो में ये लेफ्ट मोस्ट एंट्री है, लीडिंग एंट्री बन गई। इसकी नीचे वाली एंट्री को जीरो करना पड़ेगा, -1 को जीरो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे -1 को जीरो भाई? आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, पहले चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू कैन अप्लाई R3 गोज टू, यू कैन अप्लाई दिस ऑपरेशन 2 टाइम्स R3 और प्लस R2। मतलब पहले बेसिकली ये दो ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन हो गया। पहले आपने 2 टाइम्स किया इसमें, उसके बाद उसमें R3 जोड़ दिया, मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही साथ लिख दिया। तो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी 1 -2 -3 0, दिस विल बी 0 2 1 देन -8 0 और -2 + 2 0। फिर ये -2 + 1 इज -1, ठीक है, -2 + 1 इज -1। उसके बाद 3 × 2 6 - 8 इज -2, 6 - 8 इज -2। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गई मैट्रिक्स। ये लीडिंग एंट्री उसके नीचे के सारे जीरो, ये लीडिंग एंट्री उसके नीचे के सारे जीरो, ये लीडिंग एंट्री उसके नीचे कुछ है ही नहीं तो मैं जीरो बना देता। दिस इज इन द इक्विवेलेंट फॉर्म। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, दोबारा से इक्वेशन लिखोगे। तो पहला स्टेप ये हो गया, यू हैव टू कन्वर्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है ना। तो स्टेप 1 हो गया, कन्वर्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म। स्टेप 2 आपको दोबारा से इक्वेशन लिखनी है। स्टेप 2 होता है रीराइट इक्वेशंस। दोबारा से इक्वेशंस लिखोगे तो क्या आएगा, दोबारा से इक्वेशंस लिखोगे तो क्या आएगा, देखो आएगा x1 - 2x2 - 3x3 बराबर 0। यहाँ से आएगा 2x2 + x3 बराबर -8। यहाँ से आएगा -x3 बराबर -2। तो यहाँ से x3 तो आ गया आपका 2।
अब बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि जैसे x3 2 आ गया, अब इसको पीछे वाली इक्वेशन में पुट करो, बैक सब्स्टिट्यूट किया, x3 की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। पुट करके देखो, है ना। तो आप ये पुट करके देखो, यहाँ से इसको 1 बुला दो, इसको 2 बुला दो, इसको 3 बुला दो। तो अगर मैं x3 को 2 में पुट करूँ तो रहेगा 2x2 और +2 बराबर -8। तो 2x2 बराबर -10, x2 बराबर -5, x2 -5 आ गया। ठीक है, फिर x3 निकालने के लिए x1 निकालने के लिए x2 x3 यहाँ रखो, फ्रॉम 1 क्या आएगा, x1 माइनस +10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखोगे तो -6 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x1 आ गया आपका -4, x1 -4, x2 -5, x3 2। चाहे तो एक बार यहाँ रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 2x2 करोगे तो हो जाएगा -10 + 2, -8 आ गया। फिर x1 मतलब हो गया -4, -2x2 करोगे तो हो जाएगा -10, -4, -10, -14 हो गया, और -6। एक मिनट, x1 आया -4, हाँ ठीक है, ऐसे देखो, x1 -4 हो गया, -2x2 करोगे तो माइनस +10 हो जाएगा, -4 + 10 तो हो गया आपका 6, और -6 0। फिर -x1 तो हो गया 4, और -5 -1, और 4 और -5 -1, और +4 3। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब इसके जो सोल्यूशन आ गए वही ऐसे लिख देना फाइनली, x1 बराबर -4, x2 बराबर -5, और x3 बराबर 2। ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, यूजिंग गॉस एलिमिनेशन यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर आप इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तरफ देखें, व्हाट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, स्टेप 1 क्या करते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हो इक्विवेलेंट फॉर्म में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, वो है आपकी 2 1 3, दिस इज 3 2 1, दिस इज 1 3 2, और लास्ट में 9 6 8, है ना। यूजली ये ज़्यादा अच्छा रहता है अगर यहाँ 1 हो, तो मैं इसलिए पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो आई एम अप्लाइंग ऑपरेशन दैट R1 इंटरचेंज विद R2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 3 1 9, और ये जाएगा 3 1 2 8। अब अप्लाई करो इसको, इसको जीरो करना है ना। ये लीडिंग एंट्री हो गई आपकी, पहली लीडिंग एंट्री ये हो गई, उसके नीचे की एंट्री ज़ीरो करनी है। तो आप अप्लाई करोगे R2 गोज़ टू R2 -2 R1, और ऐसे ही R3 गोज़ टू R3 -3 R1। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी मैट्रिक्स आपकी, 1 2 3 6 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब पहली रो को। अब यहाँ से देखो 2 - 2 0 हो जाएगा, और 3 - 4 -1 हो जाएगा, और 1 - 6 -5 हो जाएगा, और 9 - 12 -3, 9 - 12 इज़ -3, है ना। फिर नेक्स्ट वाले में आते हैं, 3 - 3 इज़ 0, फिर ये हो जाएगा 1 - 6 इज़ -5, और फिर 2 - 9 इज़ -7। ठीक है, फिर 8 - 18, 8 - 18 -10, 8 - 18 क्या हो गया, -10, है ना। ठीक है, ठीक है। अब ये लीडिंग एंट्री हो गई, ये लीडिंग एंट्री हो गई, इसको जीरो बनाना है। सो यू विल अप्लाई R, इसमें क्या करो, इसका 5 टाइम्स माइनस कर दो, तो R
3 गोज़ टू R3 माइनस 5 टाइम्स R2। तो ये क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। 1 2 3, कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका -1 -5, कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें, सेम रहेगा ये पूरा। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ 0, अब -5 और ये +5 हो के 0 हो जाएगा। ये -7 और +25 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 18, है ना। तो ये 18 हो गया। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, -10 और +15, -10 और +15, तो कितना हो गया ये, -10 ही ना, -10 +15, 5, हाँ 5। ये वाला दोबारा देखना एक बार, -7 +20, ये 5 ही आएगा ना। 1 -6 इज़ -5, हाँ सही है, लग तो रहा है सही है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए, बस सब हर एक जगह पे आपने लीडिंग एंट्री बना ली। यहाँ ये लीडिंग एंट्री हो गई, यहाँ लीडिंग एंट्री ये हो गई, यहाँ लीडिंग एंट्री ये हो गई। अब आप डायरेक्टली आंसर निकाल लो। कैसे निकालोगे, दोबारा से इक्वेशन लिखोगे। नाउ यू आर इन स्टेप नंबर 2, है ना। क्या होगा, x1 + 2x2 + 3x3 = 6, -x2 -5x3 = -3। कैलकुलेशन बहुत बहुत ही सटीक से करनी पड़ेगी। x3 की वैल्यू आ गई 5/18। अब वो x3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आएगा -x2 -25/18 = -3। मतलब -x2, या यूँ कहो x2 बराबर 3 -25/18, मतलब कितना हो जाएगा, 18, 54 -25, 54 -25, 29, ठीक है ना। ये लिखा ना मैंने, 54 -25। देखना ध्यान से, 29/18। जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप मुझे बता नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर, सो नो वन इज़ हियर टू टेल मी कि सर वहाँ पे माइनस छूट गया, है ना। ठीक है, तो जरा सावधानी से कैलकुलेशन कीजिएगा। अब x2 x3 आ गया, x1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा 6 -2x2, तो 2x2 मतलब हो गया 10/18, नहीं 58/18, और -3x3 तो हो गया 15/18, है ना। ये कितना हो गया, तो 8 -58 -15, x1 आ रहा है आपका 108 -1, 35/18। अब ये वैल्यूज़ रख के देख लेना क्या ये सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे पहले वाले में रखो 2x1, 2x1 हो गया आपका 70/18, 70/18 +3x2, तो 9 3 27, और 3 दूनी 6, 2 8/18, और प्लस x3 कितना है, 5/18, 9 आना चाहिए। 8 7 15 5 20 के 0 वहाँ से लगा 2, और 8 7 15 2 17। ये तो नहीं आ रहा।
इसका मतलब ज़रूर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना? या तो अभी लास्ट में कर दी हमने, या तो पहले की होगी। 70/70 है ना, यहाँ 70 है। 70 कहाँ से लिख दिया मैंने? 70, ठीक है। फिर रहेगा एक और अठारह है ना, सॉरी। 9 और 72। हाँ, ये तो सही आ रहा है, मतलब एक सही आ गया तो दूसरा भी हम भरोसा कर सकते हैं कि सही आएगा। बट एक बार आप फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आई होप कि ये सही हो। एक भी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। ठीक है, प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा इसको भी। एक्स वन क्या है, अब देख ही लेते हैं ना। एक्स वन हो गया आपका 35/18 प्लस 2x2 कितना हो गया? 2x2 का मतलब हो गया 58/18 और प्लस 3x3 मतलब 15/18। ये 6 आना चाहिए। 5 8 5 13 5 18, इसलिए 1 5 1 6 3 9 1 10। हाँ, ये सही है। अब दो सही हो गए, तीसरा सही होगा, है ना? ये मैं बस वेरीफाई कर रहा हूँ, ये हिस्सा नहीं है सोल्यूशन का। मैं देख रहा हूँ कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो ये भी रेक्टिफाई हो जाएगी। x2 क्या है? x2 है आपका 29/18। x3 कितना है? x3 है 9 5 हासिल 1 3 4। सही है, सही है। तो मतलब एक करेक्ट सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, बट इसमें काफ़ी समय लग गया मेरा। बट येस, मतलब दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम कन्वर्ट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इन रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में क्या करते हैं? रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स associated with given system linear equation in reduced echelon form। reduced echelon form में क्या फ़र्क हो जाता है? बस कि जो लीडिंग एंट्रीज हैं सबको 1 करना पड़ता है और लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे 0 करना पड़ता है, ठीक है। नीचे तो वैसे 0 होता है ऑलरेडी इक्लन फॉर्म में ही, ऊपर वाली एंट्री को भी 0 करना पड़ता है। देन द सोल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड। ये बेटा, ये मैं सारे दोनों मेथड तभी बता रहा हूँ जब ये कन्फर्म हो कि सोल्यूशन मिलेगा। विल बी ऑब्टेन्ड बाई जस्ट री राइटिंग द इक्वेशंस। मतलब इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोबारा जैसे ही इक्वेशन लिखोगे अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करना है कि आप मतलब रिड्यूस इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मतलब आपको लीडिंग एंट्रीज 1 करनी है, लीडिंग एंट्री के 0 के नीचे की एंट्री भी 0 करनी है, ऊपर की एंट्री भी 0 करनी है, और कुछ नहीं करना। फाइनली जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसमें डायरेक्ट री राइट करोगे इक्वेशन, यू विल गेट योर सोल्यूशन। जैसे इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज
यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0x लिख दो। तो 0 4 1 और इक्वल टू में यहाँ 2 है पहले वाले में, फिर है 2 6 -2 इक्वल टू में 3 है, फिर है 4 8 -5 इक्वल टू में 4 है। जैसा कि प्रथा है इसको नॉन जीरो बनाना है, इसको पहले वाले को, सो यू विल जस्ट इंटरचेंज R1 विद R2। इंटरचेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 6 -2 3, दिस विल बी 0 4 1 2, दिस विल बी 4 8 -5 4। अब क्या है कि भाई आपको इसको लीडिंग एंट्री को 1 बनाना होता है और नीचे की एंट्री 0 करनी पड़ती हैं। तो पहली रो को 2 से डिवाइड कर देते हैं, या पहले एक काम और कर लेते हैं, पहले इसको 0 बना लेते हैं। वो आपकी मर्जी है कि इसको पहले 1 बनाते हो कि पहले नीचे वालों को 0 करते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर मैं R3 को भेज दूँ R3 -2 R1, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 -2 और 3, दिस विल बी 0 4 1 और 2, and this will be 4 -4 which is 0, then 8 -12 is -4, then -5 or +4, -5 +4 is -1, then 4 or -6 is -2, 4 -6 is -2, है ना। अब यू कैन अप्लाई R, अब देखो ये लीडिंग एंट्री हो गई, एक लीडिंग एंट्री ये हो गई, यू हैव टू मेक दिस 0, सो यू विल अप्लाई R3 गोज टू R3 + R2, इन दोनों को जोड़ दो अगर तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 6 -2 3, दिस इज 0 4 1 2, दिस इज 0 0 0 0, ये पूरा ही 0 हो गया, है ना। ये पूरा ही 0 हो गया ना, जोड़ते ही सारा 0 हो गया। ऐसे अगर पूरा ही 0 हो जाता है ना, उस केस में इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैड टू मेक दिस 0। अब काम करते हैं, इसको पहले 1, इसको भी 1 बना लेते हैं। तो आई एम अप्लाइंग R1 गोज टू 1/2 R1 एंड R2 ऑल्सो गोज टू 1/4 R2। तो यू विल हैव दिस 1 3 -1 and then you have 3/2। Here you have 0 1 1/4, then you have 1/2, then you have 0 0 0 0, है ना। अब क्या करना है आपको, इसको 0 बनाना है। कैसे बनाओगे इसको 0, इसमें इसका 3 टाइम्स माइनस कर दो, है ना, ये तो करना है। तो इसमें इसका 3 टाइम्स माइनस कर दो, ठीक। इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस इसको बनाना है 0, क्योंकि इसमें लीडिंग एंट्री आई नहीं है, तो उसके ऊपर वालों को 0 करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें लीडिंग एंट्री है बस उसमें देखना है आपको कि लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और बाकी उस कॉलम में सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। इसमें कोई लीडिंग एंट्री आई नहीं है, तो इसमें मुझे नहीं करना है इनको 0 बस इसको 0 करना है। कैसे 0 करेंगे, यू कैन अप्लाई R1 गोज टू R1 -3 R2। तो आपके पास आ जाएगा 1 0 और -1 और -3/4 हो जाएगा -7/4 ना। -1 -3/4 इज -7/4, दिस इज -7/4। और ये है आपका 3/2 और -3/2, तो ये हो जाएगा 0। नहीं, 3/2 ऑलरेडी था और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 3/2, ये भी 0। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 0 1 1/4 1/2, देन यू हैव 0 0 0 और 0, ठीक। अब यहाँ से क्या सोल्यूशन आ रहा है, ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन दोबारा लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा पहली इक्वेशन 0 था। पहली इक्वेशन दोबारा लिखो तो आएगी x + 0y तो ख़त्म, -7/4 z = 0,
यहाँ से आएगा y प्लस 1/4z इक्वल टू 0 है ना। मतलब यहाँ से y किसके टर्म में आ रहा है, y की वैल्यू हो गई -1/4z। y की वैल्यू कितनी हो गई -1/4, अच्छा नहीं 0 नहीं है, ये 1/2 है, यहाँ 1/2 है सॉरी। तो आपका y की वैल्यू हो गया -1/4z प्लस 1/2। ये y z पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -7/4z। x की वैल्यू कितनी आ रही है -7/4z। तो यहाँ से डायरेक्टली x और y z पे डिपेंडेंट आ गए, मतलब z की कुछ भी वैल्यू लो ये हमेशा सोल्यूशन बनते रहेंगे। सो देर आर इनफैक्ट इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इन दिस केस वी कैन सी देर आर इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो इसके आगे जो आपका कंसेप्ट है क्रैमर्स रूल, और एक टॉपिक और है कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में कैसे पता करेंगे कि कब सोल्यूशन है कब नहीं है ना, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है। इस पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।